करते हैं शुरू से, ठीक है, शुरू से डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पर। रदरफोर्ड के मॉडल में हमें सबसे जरूरी चीज क्या मिला कि एक बीच का पार्ट है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि सारा मास कहाँ होगा, इसी में होगा, सारा मास कहाँ होगा, न्यूक्लियस में ही होगा। न्यूक्लियस और में न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्र काटेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्र काटेगा। और साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा। ये कैसे मालूम चला साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत छोटा, क्योंकि रदर निकल गए थे बहुत अल्फा पार्टिकल्स, 12,000 पार्टिकल्स निकल गए बाहर, कुछ पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट किए और सिर्फ एक ही टकराया और बाउंस बैक हो गया। सिर्फ एक पार्टिकल टकराया और बाउंस बैक हो गया, यानी पॉजिटिव से टकराया, पॉजिटिव पार्टिकल बाउंस बैक हो गया। सिर्फ एक का मतलब है कि बहुत ही छोटा जगह होगा, बहुत ही छोटा जगह होगा, इसीलिए यहाँ से बाउंस बैक हो गया होगा। तो बहुत छोटे जगह से बाउंस बैक हुआ, इसलिए इसमें दिया हुआ थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी साइज ऑफ द एटम बहुत बड़ा होगा। साइज ऑफ द एटम क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एटम के साइज के सामने न्यूक्लियस छोटा होता है, ठीक है। अब इसी में आएगा ड्रॉबैक, अब इससे आगे का पॉइंट आता है ड्रॉबैक। अब यहाँ ड्रॉबैक किससे रिलेशन में आएगा, ड्रॉबैक आपका है इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में आएगा। फिर इसको ध्यान से समझिए, ड्रॉबैक क्या बताता है। सारा चीज ठीक था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने हर चीज को बढ़िया से बता दिया, एक चीज नहीं बता पाए, ऑर्बिट के बारे में। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में उन्होंने बताना उचित नहीं समझा, या फिर हो सकता है उनको पता ही नहीं चला इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, इसके बारे में बोलना भूल गए, क्लियर नहीं बता पाए। क्लियर ना बताने के कारण उनको पता ही नहीं चला कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी रेडिएट करेगा एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। रेडिएट वर्ड जो है रेडिएशन से आया, रेडिएशन। 3 तरह के मोड आपको पढ़ने हैं, हीट ट्रांसफर के 3 मोड पढ़ने हैं। सबसे पहला कंडक्शन, दूसरा पढ़ना है कन्वेक्शन और तीसरा पढ़ना है रेडिएशन। सबसे पढ़ना है पहला कंडक्शन, फर्स्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एनर्जी ट्रांसफर होने का 3 उपाय है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन को अगर आप सोचोगे, कंडक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट है और ये नॉन एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट है, तो एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट को इसमें सटाना पड़ेगा, एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट को इसमें सटाना पड़ेगा, इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, इसमें टच करा दिए, दोनों को टच करा रहे हैं, इसे कहेंगे कंडक्शन। क्लियर है, ये सॉलिड्स में अक्सर होता है। जैसे छड़ को गर्म करते हैं, मान लो यहाँ पे मोम चिपका दी, इस तरह पढ़े हो गए तुम लोग क्लास 6 में, यहाँ मोम चिपका दी, यहाँ मोम चिपका दी, यहाँ मोम चिपका दी, यहाँ मोम चिपका दो, यहाँ मोम चिपका दो, ठीक है, मोम चिपका दो। यहाँ वाला इस पार्ट को गर्म करो, यहाँ पार्ट को गर्म करोगे तो धीरे धीरे सबसे पहले यहाँ वाला मोम है तो लीक कर जाएगा, छू जाएगा, फिर यहाँ वाला मोम गर्म होकर चुएगा, फिर यहाँ वाला मोम गर्म होकर चुएगा, फिर यहाँ वाला मोम गर्म होकर चुएगा, धीरे धीरे ये गर्म होकर चुते चला जाएगा। तो वो प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। ये क्या हुआ, कंडक्ट किया, ट्रांसफर किया, हीट एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। हम लोग यहाँ रेडिएशन पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। उसके बाद कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में आप लोग पढ़ते हैं कि लिक्विड्स के बारे में, सबसे ज्यादा लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड में क्या होता है कि आपका इसमें कंडक्शन में ये ऑब्जेक्ट कहीं जा नहीं रहा था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहीं जा नहीं रहा था। अब क्या करो, अगर कन्वेक्शन सीखना है, इसको अगर गर्म करना है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास एनर्जी है, इसको ले जाके यहाँ सामने रखना होगा, इसको ले जाके यहाँ सामने टच कराना होगा, यहाँ पे टच कराना होगा, यहाँ बार बार ले जाना होगा, यानी ट्रांसफॉर्म होना होगा, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना होगा। जैसे ये ज्यादातर लिक्विड्स में होता है। जैसे पानी अगर गर्म करना है, कहीं किसी पॉट में पानी गर्म करते हैं, यहाँ नीचे आग जला दो, ये बर्नर है, ये नीचे आग जला दीजिए, तो यहाँ पानी गर्म करने के लिए यहाँ पहले नीचे का पानी गर्म होगा, ये नीचे का पानी ऊपर ट्रांसफर होगा, नीचे का पानी कहाँ ट्रांसफर होगा, ऊपर, ऊपर जाके ऊपर के पानी को नीचे की तरफ धकेलेगा, ऊपर के पानी को क्या करेगा, जो ठंडा पानी होगा उसको नीचे की तरफ धकेलेगा। और ये प्रोसेस होते होते इस तरह से फिगर बनना शुरू हो जाएगा। देखो, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, दोनों साइड से ऊपर जाते रहेगा, ऊपर वाले को धकेल के नीचे भेजते रहेगा, तो जहाँ पे गर्मी उसको मिल रही, हीट एनर्जी मिल रही है, धीरे 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 पूरा पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था कन्वेक्शन। हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये मोड ऑफ ट्रांसफर है, ये मोड ऑफ ट्रांसफर है, हमें मतलब है रेडिएशन से।
अब रेडिएशन में क्या होगा? रेडिएशन बहुत ही आसान है, जैसे हमारी यहाँ पृथ्वी है और ये सन है, सन से रेडिएट होती हुई एनर्जी, सन से आती हुई एनर्जी कहाँ आती है? पृथ्वी पर आती है। यहाँ बीच में क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्रॉस करते हुए जो एनर्जी हम तक आती है, तो बीच में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। हमारा एटमॉस्फेयर तो यहाँ पे है, एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे क्या है? यहाँ इतना दूर वैक्यूम है, यानी स्पेस। स्पेस जहां पे हवा भी नहीं है, इस हवा से भी गुजर के ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी यहाँ हवा है, यहाँ हवा नहीं है, यहाँ नीचे हवा है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ हवा है, यहाँ हवा नहीं है, यानी वैक्यूम से भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, वैक्यूम से भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, यानी वैक्यूम एनर्जी ट्रांसफर होके फिर हवा के द्वारा भी एनर्जी ट्रांसफर होके हमारी अर्थ पे ये चला आता है एनर्जी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। अब वो जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है सन से, उसे कहते हैं रेडिएटिंग एनर्जी या रेडिएट एनर्जी। ठीक है, ये रेडिएशन प्रोसेस था। क्लियर है रेडिएशन प्रोसेस? Yes, sir. ठीक है, रेडिएशन प्रोसेस में आपको अगर क्लियर है तो यही रेडिएशन प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी धीरे धीरे आउट करेगा, धीरे धीरे आउट करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे आगे घूमते जाएगा वो अपनी एनर्जी को खत्म करते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने पाथ में ऐसे घूमते 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 जाके कहाँ टकरा जाएगा? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन के पास टकरा जाएगा। और कहीं भी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर मिक्स कर दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज दोनों इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज भी उतना है, तो एक निगेटिव होता है और इस वाले में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, दोनों कूलम अगर बीच में प्लस लगा दो, ध्यान से देखो, इतना कूलम एनर्जी इतना है, इतना कूलम एनर्जी, दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब इस एटम के अंदर जो एनर्जी होगी, एटम एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एटम गायब, एटम ही नष्ट हो गया, एटम खत्म। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड में यही था कि हमें कोई भी पाथ डिफ्लेक्शन का पाथ नहीं दिखाया गया, कोई ऑर्बिट नहीं बताया गया, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पे फेल हो जाता है। रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, क्योंकि पाथ क्लियर नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के कहाँ चला आ रहा है? बीच में, न्यूक्लियस के पास, जो उसको आना नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी भी अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ सकता है, अभी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, नील्स बोर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसको ऐसा आना ही नहीं चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन इसने तो सारी एनर्जी को रेडिएट कर दिया। रेडिएट कर दिया तो वो सीधे जाके कहाँ गिरेगा? न्यूक्लियस पे गिरेगा, वहां पर सट जाएगा। वहां सट जाएगा तो आपका एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और जब एटम अनस्टेबल हो जाएगा तो एटम समाप्त हो जाएगा। जब एटम ही समाप्त हो जाएगा तो कहानी खत्म। इतना सारा पढ़ाई करें सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि एटम ही नहीं रहेगा। जब एटम है ही नहीं तो दुनिया कहाँ से है? एटम जब नहीं है तो दुनिया बिल्कुल नहीं है। एटम नहीं है तो दुनिया नहीं है रदरफोर्ड के अनुसार, लेकिन दुनिया तो है, एटम भी है, एटम लाई भी करता है, एटम स्टेबल भी है। इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, और रदरफोर्ड का मॉडल यहीं पे गलत साबित हो जाता है। क्लियर है रदरफोर्ड के मॉडल का Yes, ड्रॉबैक? sir. ठीक है, चलिए देख लीजिए नील्स बोर के मॉडल का क्या प्रीव्यू है। व्हाट इज द नील्स बोर मॉडल? नील्स बोर जो थे, कोपेनहेगन में जन्म हुआ इनका 1885, आपके बुक में दिया हुआ है। ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी इन 1916। नोबेल प्राइज कब मिला बताओ? नोबेल प्राइज कब मिला? पढ़ के बताओ। 1922. 1922। और उसका बुक का नाम बताओ, बुक का नाम। What was the name of the books? The Theory of Spectra and Atomic Constitution. Atomic Constitution, देखिए वर्ड आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। एटम का संविधान किसने लिखा? नील्स बोर ने। एटॉमिक थ्योरी एक बुक, दूसरा बुक है एटॉमिक थ्योरी, यानी एटॉमिक थ्योरी उन्होंने लिखा। उसका द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में बता। सब एटम से रिलेटेड ही होगा बात, कोई बात बाहर का उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट बताई, दो बातें। आज उसी दो बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो दो बातें क्या बताए? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम।
उन्होंने एटम के अंदर बताया कि एक ऑर्बिट फॉलो अप होगा, एक ऑर्बिट फॉलो अप करेगा सभी। देखिए अलग अलग ऑर्बिट, बीच में न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इसी तरह चौथा ऑर्बिट भी होगा। बहुत सारे ऑर्बिट्स बनेंगे, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट मान लो। हम लोग को 4 ऑर्बिट लगभग पढ़ने ही है। इन चारों ऑर्बिट का नाम हम लोग रखते हैं के एल एम एन के नाम से रखते हैं, के एल एम एन के नाम से रखते हैं। उसी में आपको आगे चल के पढ़ना है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन सजेंगे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन सजेंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सजेंगे, उसके आगे वाला में 6 इलेक्ट्रॉन सजेंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सजेंगे। उसी तरह करते करते आगे के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सजाएंगे। उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन सजेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन सजेंगे। उसके आगे बढ़िएगा तो उससे आगे के इलेक्ट्रॉन सजना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह सजते चले जाएंगे और हमें फाइनली है सो एक तरह का नया मॉडल मिलता है जिसका नाम है नील्स बोर का मॉडल। इलेक्ट्रॉन का एक डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन का मॉडल उन्होंने दिया, उसमें ऑर्बिट्स के बारे में उन्होंने बताया। तो पहला उनका जो लाइन था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, सभी के लिए स्पेशल ऑर्बिट, रास्ते अलग अलग, पाथ, एक पाथ बना दिया डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कहने का मतलब उसमें सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या एकदम फिक्स, किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम बेसी नहीं करना है। पहले वाला में 2 को डालना है तो 2 को डालना है, कम करना है 1 डाल सकते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन के लिए ले लेंगे, हाइड्रोजन के लिए अगर ले लेते हैं तो हाइड्रोजन के लिए ऐसे घुमा दो, सिर्फ 1 यहाँ पे प्लेस कर दो, एक जगह खाली रहेगा, यह जगह खाली है, वैकेंट, ये जगह क्या है, खाली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन से हीलियम बना देंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हाइड्रोजन से हीलियम बना दिए तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, देखिए ध्यान से, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? हाइड्रोजन से हीलियम बनाने के लिए समझा दीजिए। हाँ बहुत ही आसान है ये कॉन्सेप्ट, आप समझो इसको। हाइड्रोजन के लिए अगर बनाते हैं, ये बीच में न्यूक्लियस रख रहे हैं, ठीक है, देखिए बीच में न्यूक्लियस रख रहे हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1 होता है वैल्यू, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा, ठीक है। और जैसे ही इसको हीलियम बना दिए तो इसका नंबर हो गया 2, तो नंबर 2 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, तो पहला वाला फुल हो गया। हम लोग इस पे आएंगे बहुत जल्द, आगे के टॉपिक्स में इसको सीखेंगे कि ये कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ता है। अगर इसी में लिथियम लेना पड़ जाए, मान लो कि इसको 3 लेना पड़ जाए, 3 मतलब लिथियम लेना पड़ गया, तो एक और घेरा बढ़ेगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होने शुरू हो जाएंगे। अगर इसी में 4 हो जाए, 4 मतलब बेरिलियम, बेरिलियम हो जाए तो इसमें 4 हो जाएंगे। अगर मान लो कि 5 मतलब बोरन, एक और बढ़ जाएगा, बाहर वाला में बढ़ेगा, अंदर वाला में देखो नहीं बढ़ रहा है। 6 मतलब कार्बन, कार्बन में देखो बाहर एक और आ गया। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4, कार्बन में कितने बाहरी इलेक्ट्रॉन है, 4, इसलिए इसकी वैलेंसी भी होती है 4। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैलेंसी है तो घटता और बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस आपको आगे चल के अगले क्लासेस में समझाया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो रूल उनका था, ये तो था ऑर्बिट के बारे में, दूसरा रूल था व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। अगर इन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उस केस में वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो ये जो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल था उसको सुधार करने की कोशिश की गई दूसरे नंबर लाइन में। तो पढ़िए, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी का रेडिएशन बिल्कुल नहीं होगा। जब एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी खत्म नहीं होगा, और जब एनर्जी खत्म नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा। जब एनर्जी खत्म नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, वो हमेशा घूमता रहेगा, उसी एनर्जी से घूमता रहेगा। आपके बुक में ये वाला फिगर होगा, देखो KLM सेल, जो हम फिगर बना दिए थे अभी। यस सर है। हाँ Yes, sir. उसको देख लीजिए, और वही हम यहाँ सिखा रहे थे, KLMN, KLMN, ठीक है। और उसी में n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, K के लिए 1 2 3 4, ऐसे करके हम लोग एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं। तो ये नील्स बोर का स्टार्टिंग है, इसमें बहुत सारी बातें और पढ़नी है, तो कुछ और बातें इसमें आगे चल के आएंगी।
तो अगले क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, फिर इस पर डिस्कस होगा। ओके, ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके।